हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। काफ़ी 3-4-5 दिनों से मेरी आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, पढ़ने का कारण मान लो, और भी कुछ फैमिली वर्क ऐसे हैं जिसके कारण से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। आज फिर आपके साथ केमिस्ट्री के साथ हम वापस रूबरू हो रहे हैं ताकि आपके जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको हम कवर कर पाएँ। बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे भाई चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, और इस चैप्टर के अंदर फिलहाल जो हम बात करने वाले थे वो बात कर रहे थे भाई वेव के बारे में। हम बात कर रहे थे तरंग के बारे में। हमने वेव के बारे में बताया कि वेव क्या होती है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है साहब। एक तो होती है मैकेनिकल वेव, एक हमारे पास होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी हमने बात की थी विद्युत चुंबकीय तरंग की, यानी जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। उसको बोला था हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे। और भी हमने तरंगों गुणों की बात की थी। उसमें हमने तरंग संख्या के बारे में बात की थी, वेवलेंथ के बारे में बात की थी, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी, एम्पलीट्यूड के बारे में बात की थी, टाइम पीरियड के बारे में बात की थी, और उनके आपस में क्या देखे थे मैं अपन ने रिलेशन। उम्मीद करता हूं शायद यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है तो मेरे नंबर आपको दिए गए हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। और भी कोई कंसल्टेशन करना है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो कि सर अब मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मुझसे मैं कहूँगा डायरेक्ट मैं उस टॉपिक को समझा दूंगा भाई। तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे भाई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। किसकी बात कर रहे थे? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। हिंदी में बोलते हैं इसको प्लांक क्वांटम सिद्धांत। इसके बारे में बात कर रहे थे। ये जो सिद्धांत है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरी दी गई है प्लांक्स की, ये जो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके आगे आएगा बोहर का एटॉमिक मॉडल। क्योंकि हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, और बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए हमको इस थ्योरी की, कौन सी थ्योरी की? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसे शॉर्ट में बोलते हैं पीक्यूटी। क्या बोलते हैं? पीक्यूटी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी की हमें काफी आवश्यकता पड़ेगी, इसके फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी और भी कुछ बातें हमको इस फॉर्मूले की आवश्यकता बोहर के एटॉमिक मॉडल में पड़ने वाली है। तो इसलिए हमको इस प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को तरीके से डिस्कस करना है कि प्लांक्स की जो क्वांटम थ्योरी है वो है क्या। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया था कि प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी क्या होती है। मैंने बताया था आपके पास कि मान लो आपके पास ये सरफेस है, या आपके पास क्या है? सरफेस। एक कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एनर्जी आ रही है। तो प्लांक ने कहा जब भी कोई वेव आती है, जब भी कोई एनर्जी आती है तो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है। उन बंडलों को बोला गया भाई क्वांटा। क्या बोला गया? क्वांटा। उसे को बोलते हैं फोटोन। इसलिए थ्योरी का नाम क्या रखा? प्लांक क्वांटम थ्योरी। उसने कहा जब भी कोई एनर्जी आएगी, जब भी कोई एनर्जी आएगी तो ये छोटे छोटे बंडलों में आएगी, बंडलों में आएगी, और बंडलों के रूप में क्या होगी? बाहर निकलेगी। एनर्जी आई, सरफेस से टकराई, और बंडल के रूप में क्या होगी? बाहर। इन छोटे छोटे बंडलों को क्या बोलते हैं हम? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है जी? फोटोन। क्या होता है इन्हीं का दूसरा नाम? फोटोन। यानी जब भी एनर्जी आती है तो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, उन बंडलों को बोलते हैं क्वांटा, या उन्हीं का नाम होता है फोटोन। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा? प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक तो देने वाला साइंटिस्ट था, और इसके अंदर जो फोटोन बनते हैं उनको बोलते हैं क्वांटा। इसलिए थ्योरी का नाम क्या रखा? प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी। अब सुनो बात ध्यान से। हम ये जानते हैं कि अपने पास जो ऊर्जा है भाई, अपने पास जो एनर्जी आ रही है, हम जानते हैं ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप नष्ट कर सकते हो। यानी जो एनर्जी है नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऊपर से 10 जूल एनर्जी आ रही है, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान समझना, आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप नष्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऊपर से 10 जूल एनर्जी आ रही है तो जो एनर्जी बाहर जाएगी उसका मान भी कितना होगा? 10 जूल। यानी मैं कह सकता हूं जो ये अपने पास एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी जा रही है, तो इसको बोलेंगे अपन कौन सी एनर्जी? एब्जॉर्ब एनर्जी। आप कह सकते हो इसे इंसिडेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंसिडेंट। आने वाली, या आने वाली है। और ये क्या है? एमिटेड, जाने वाली। ये तो अपने पास कौन सी है? एमिटेड एनर्जी। और ये हमारे पास कौन सी है? इंसिडेंट एनर्जी। ये एनर्जी तो आ रही है और ये एनर्जी जा रही है, तो मैं कहूंगा ई एब्जॉर्ब। भाई ये एनर्जी तो आ रही है और ये एनर्जी जा रही है, तो मैं कहूंगा ई इंसिडेंट। ई का मतलब क्या होता है? एनर्जी। इंसिडेंट मतलब क्या है? आने वाली लाइट की। ई इंसिडेंट किसके बराबर हो जाएगी भाई? ई एमिटेड की। किसके बराबर हो जाएगी? ई एमिटेड की।
ये बात किसके अकॉर्डिंग है? ये बात है एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो। जितनी ऊर्जा आपने दी है उतनी ही ऊर्जा आपको मिलेगी। अगर ऊपर से सोचो, अगर मान लो अपने पास जो सरफेस था, यहां से अपने पास कितनी एनर्जी आ रही है, मान लो यहां से 10 जूल एनर्जी आ रही है, तो यहां से जो फोटोन जाएंगे, यहां से जो फोटोन जाएंगे उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल। यानी जितनी एनर्जी आपके पास आएगी उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। ना तो आप एनर्जी को बढ़ा सकते हो और ना ही आप एनर्जी को घटा सकते हो। बात समझने में ध्यान से, जितनी एनर्जी आपने डाली है उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी, चाहे वो टुकड़ों में मिले। जैसे मान लो, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे मान लो आपके पास ये सरफेस है, सरफेस है, इस सरफेस पे मान लो कोई वेव आ रही है, आ गई वेव, इस सरफेस से वेव टकराई, इस वेव की एनर्जी अपने पास कितनी है? 10 जूल। कितनी एनर्जी है? 10 जूल। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो। मेरी बातों को ध्यान समझना। प्लांक ने क्या कहा, जब भी एनर्जी आती है, यानी जब भी वेव आती है या जब भी एनर्जी आती है, वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। उन बंडलों को बोलते हैं हम क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। या उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? फोटोन। उन्हीं का नाम क्या होता है? फोटोन। इसलिए सिद्धांत को बोलते हैं प्लांक क्वांटम सिद्धांत। उसने कहा कि जब भी एनर्जी, जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। ये बात कौन बताता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो कहता है ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो। यानी अगर आपके पास जितनी एनर्जी आई है उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। आने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। जाने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? एमिटेड। यानी इंसिडेंट किसके बराबर होगी? एमिटेड के। जितनी एनर्जी आपके पास आई है उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी, ना तो एनर्जी बढ़ेगी और ना ही एनर्जी घटेगी। बात समझ मेरी बात? ना तो एनर्जी बढ़ेगी और ना ही एनर्जी घटेगी। यानी एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। बात समझ मेरी? अब सुनो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। अगर मान लो ऊपर से एक तरंग आ रही है, एक वेव आ रही है, उस वेव की एनर्जी कितनी है अपने पास? 10 जूल। मान लो जब ये वेव इस सरफेस से टकराएगी तो मान लो यहां से 2 फोटोन बाहर निकले। कितने फोटोन बाहर निकले? 2 फोटोन। कितने फोटोन बाहर निकले? 2 फोटोन। इसकी एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी है 10 जूल। अब आपसे पूछे बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो मैं कहूंगा आपके पास एनर्जी कितनी आ रही है? 10 जूल। तो इन दोनों फोटोनों की, जो ये फोटोन यहां से बाहर निकल रहे हैं, बताओ इनकी एनर्जी 10 जूल के बराबर होगी नहीं होगी? यानी अगर मान लो इसको मैं E1 कहूं, अगर मान लो मैं इसको E2 कहूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि E1 प्लस E2 बराबर कितना होगा अपने पास? 10 जूल होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अगर आने वाली एनर्जी 10 जूल है तो जाने वाली एनर्जी भी कितनी होगी? 10 जूल। चाहे वो कितने टुकड़ों में टूट जाए, उनका सबका योग किसके बराबर होगा? 10 जूल के। यानी मान लो अगर इस फोटोन की एनर्जी मान लो अपने पास 7 जूल है, तो इस फोटोन की एनर्जी अपने पास कितनी हो जाएगी? 3 जूल। बात समझ मेरी आपके पास? बात समझ मेरी आपको? यानी अगर आपने ऊपर से 10 जूल एनर्जी का फोटोन डाला है और मान लो उस 10 जूल एनर्जी के फोटोन डालने के बाद आपके पास 2 फोटोन जा रहे हैं, तो उन दोनों फोटोनों की एनर्जी किसके बराबर होगी? 10 जूल के। अगर आपको उसमें से एक फोटोन की एनर्जी पता लग जाए तो दूसरे फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते आप? कहानी क्लियर है? इसका मतलब क्या है? जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। ये बातें बताऊंगा मैं आपके आगे, ये बातें डिस्कस करूंगा मैं। जितनी एनर्जी आपको आएगी उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। यानी एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। कहानी क्लियर है? अगर आपने 20 जूल एनर्जी दी है तो आपको कितनी जूल एनर्जी मिलेगी? 20 जूल ही मिलेगी, ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी, चाहे वो कितने टुकड़ों में टूट जाए। जैसे मान लो आपने यहां पर 10 जूल एनर्जी का फोटोन डाला और यहां पर मान लो 10-20 फोटोन निकल के बाहर, तो उन सबकी एनर्जी कितने बराबर होगी? 10 जूल की। ना तो उससे ज्यादा होगी ना ही उससे कम होगी। कहानी क्लियर है यहां तक की? यहां तक कहानी क्लियर है? इसे बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसे क्या बोलते हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यानी मतलब प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होती है कि जितनी एनर्जी आती है उतनी ही एनर्जी जाती है। जितनी एनर्जी आती है उतनी एनर्जी क्या होती है भाई? जाती है भाई। कहानी क्लियर है? जितनी एनर्जी आती है उतनी ही एनर्जी जाती है। यानी एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन। जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही एनर्जी आपको प्राप्त होगी, चाहे आप उसे कितने टुकड़ों में तोड़ दो। तो ये बात थी प्लांक क्वांटम थ्योरी की। अब मैं बात करता हूं प्लांक्स के आगे की बातें। ये तो एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो मैं आगे जो पॉइंट आएगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की बातें क्लियर है यहां तक की? अब देखो प्लांक ने क्या कहा। प्लांक ने कहा कि आपके पास ये फोटोन जो है, ये आपके पास जो फोटोन है, इनको फोटोन तो बोलते हो आप, इनको आपने क्या बोला? क्वांटा। मान लिया कि इस फोटोन की एनर्जी अपने पास क्या है? ई। कितनी है अपने पास एनर्जी? ई। और आप जानते हो फोटोन क्या होता है? वेव होता है। तो वेव के पास तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। कह रहा है कि मान लिया कि इस फोटोन की एनर्जी अपने पास ई है और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? न्यू। जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यू। इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी को किसे लिखते हैं हम? कैपिटल ई से। फ्रीक्वेंसी को किसे लिखते हैं? न्यू से। क्या बोलते हैं इसे? न्यू।
इसने कहा आपके पास जो वेव आ रही है उसकी एनर्जी अपने पास ई है और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी न्यू। तो इसने कहा, किसने कहा ये बात प्लांक ने कही कि ई जो है वो किसके समानुपाती होता है, न्यू के। किसके समानुपाती होता है, न्यू के। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सुनो बात ध्यान से, क्या है भाई, ई किसके समानुपाती है, ई समानुपाती है न्यू के। ये बात किसने कही, प्लांक ने। प्लांक ने कहा जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी ई समानुपाती न्यू। और आप जानते हो जब भी इसको उठाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, देखो इसे क्या बोलेंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, आपने जैसे इसको हटाया तो यहां बराबर लगाओगे, आप बराबर लगाते एक आपको कांस्टेंट लगाना होगा एच न्यू। यहां पर एच क्या है, यहां पर एच क्या है, यहां पर एच एक स्थिरांक है जिसे बोलते हैं प्लांक्स स्थिरांक। क्या बोलते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं प्लांक्स, इसे बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसे, प्लांक स्थिरांक। देना साइंटिस्ट प्लांक था इसलिए बोलते हैं इसे प्लांक स्थिरांक। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ध्यान रखना, जूल पर सेकेंड नहीं है, जूल पर सेकेंड होती है पावर की यूनिट। ये क्या है, जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू होती है किसकी, प्लांक स्थिरांक की। किसकी वैल्यू है ये, प्लांक स्थिरांक की। यानी प्लांक ने क्या कहा, जब भी एनर्जी आएगी तो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और जैसे आपने इसको हटाया तो आपको एक स्थिरांक लगाना होगा, उस स्थिरांक को बोलते हैं प्लांक्स स्थिरांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.646 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझिए। ये अपना फॉर्मूला आ गया, ई समानुपाती न्यू, ई इक्वल टू क्या होगा मेरा न्यू। चूंकि हम क्या जानते हैं, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। अरे होता ही नहीं होता, बताया था मैंने आपको, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। तो इस न्यू की वैल्यू को यहां रख दूं मैं, तो बताओ ई बराबर क्या आएगा हमारे पास, एच। न्यू की जगह क्या रख दोगे आप, सी अपॉन लैम्बडा। बताओ नया फॉर्मूला आया कि नहीं है, आ गया ना। ई बराबर क्या होगा, एच सी बाई लैम्बडा। यहां पर एच बराबर क्या है, वही प्लांक स्थिरांक। सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है प्रकाश का वेग। किसका वेग, प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू होती है किसकी, सी की। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा अपने पास है तरंग दैर्ध्य, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ध्यान से देख लो आप फॉर्मूले को ध्यान से देखना कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। प्लांक ने क्या कहा, ई समानुपाती होता है न्यू के, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। हम जानते हैं जैसे हम इसको उठाएंगे तो हमको एक स्थिरांक लगाना होगा, उस स्थिरांक को बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर बात है। चूंकि हम क्या जानते हैं, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, ये हमने पढ़ा था। तो इस न्यू की वैल्यू को यहां रख दूं मैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्बडा। ई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्बडा। अब देखो आप, एच तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो बताओ ई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, लैम्बडा। यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी लैम्बडा क्या होगी, कम। दिख रहा है ना, लैम्बडा के एनर्जी व्यत्कमानुपाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी की क्या है, समानुपाती। ध्यान देना बातों को, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्बडा क्या होगी, घटेगी। यानी लैम्बडा के तो एनर्जी व्यत्कमानुपाती होती है और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, समानुपाती। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बातें क्लियर है यहां तक बातें क्लियर। अब सुनो ध्यान से, ये जो आपके पास एनर्जी आएगी यहां पर जो एनर्जी आएगी वो आपके पास आएगी जूल में। किस में आएगी जी, वो अपने पास आएगी एनर्जी जूल में। अब सुनो ध्यान से, कई बार क्या होता है, अपन को इतना टाइम नहीं होता। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, एक फोटोन है, क्या कहेगा, एक फोटोन है जिसकी लैम्बडा दे देगा आपको ऐसे 4800 एंगस्ट्रॉम। मान ली कितनी है अपने पास, 4800 एंगस्ट्रॉम है साहब। एक फोटोन है जिसकी लैम्बडा कितनी है, यानी जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 4800 एंगस्ट्रॉम। और पूछेगा इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी। तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लैम्बडा। एच की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली। सी की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली। लैम्बडा आपको दी गई है, क्योंकि आप जानते हो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर, इक्वल टू क्या होगा, 10⁻8 सेंटीमीटर। अरे होता ही नहीं होता। ये बातें तो मैंने जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था जब बता दीजिए कि एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 मीटर। सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10⁻8 सेंटीमीटर। बातें क्लियर है। यानी आपको लैम्बडा दे दिया गया है, आपसे पूछी गई है एनर्जी, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आप कर दोगे पुट। एच की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली। सी की वैल्यू कौन सी, ये वाली। लैम्बडा आपको दी गई है, क्या हो जाएगी लैम्बडा हो जाएगी 4800 इंटू एक एंगस्ट्रॉम में, ये तो एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा, 10⁻10 मीटर। आएगा नहीं आएगा, ये अपने पास वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। रख दो वैल्यू को यहां पर, पता एनर्जी आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। अब सुनो, इसको सिंपल करने का एक फॉर्मूला है।
एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता आपको, आप सीधे इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करेंगे सर हम हमको, सर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से बात, इसको आप सोल्व कैसे करोगे एग्जाम में, देखो थोड़ा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसको आप सोल्व कैसे करोगे, देखो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू इसकी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं मैं, अरे भाई अपने पास h की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, यही है। c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो h c की वैल्यू कितनी होगी, ये h c है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं मैं, अरे ये h की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई, तो h c की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, देखो h c की वैल्यू कितनी होगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, यूनिट भी लिखनी है ध्यान रखना, इंटू c की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बताओ सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, यूनिट किसमें आएगी जूल इंटू मीटर। अब देखो एच सी की वैल्यू कितनी होगी 10⁻34 है 10⁻8 है, तो 34 में से 8 कितना गया 26 बच गए, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इससे, 3 6 18 और 3 6 1 7, 3 6 18 और ये हो गए 3 6 18 1 19 हो गए ना, 19.878 इंटू 10 कितनी हो जाएगी 34 में जब 8 जाएंगे कितने में देंगे 10⁻26 जूल इंटू मीटर। बताओ ये एससी की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.878 इंटू 10⁻26 जूल इंटू मीटर। इस वैल्यू को यहां रख सकता हूं ना मैं, इस वैल्यू को यहां रख सकता हूं, बताओ आपको एग्जाम में सीधा काम आएगा नहीं आएगा। और इसको आप 20 भी ले सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेट में क्या ले सकते हो आप 20 इंटू 10⁻26 जूल इंटू मीटर, इस वैल्यू को रख दो यहां पर, तो यहां पर एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी मेरे पास 20 इंटू 10⁻26 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे, नीचे अपने पास आ जाएगा लैम्बडा, क्या आ जाएगा नीचे लैम्बडा। और ये एनर्जी किस में आएगी, ये एनर्जी आएगी अपने पास जूल में, किस में आएगी एनर्जी, देखना ये एनर्जी अपने पास किस में आएगी, ये एनर्जी आएगी अपने पास जूल में, किस में आएगी एनर्जी, ये एनर्जी आएगी अपने पास जूल में भाई, किस में आएगी एनर्जी, ये एनर्जी अपने पास आएगी जूल में। तो आपको एग्जाम में सीधा करना है, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है, आपको उसकी वैल्यू पता है, तो इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे सीधी वैल्यू कितनी आएगी 20 इंटू 10⁻26 अपॉन लैम्बडा, ये एनर्जी किसमें आएगी जूल में, किसमें आएगी एनर्जी, ध्यान रखना ये एनर्जी किसमें है जूल में, किसमें है एनर्जी, ये एनर्जी है भाई जूल में, किसमें है जूल में, किसमें है जूल में। अगर जूल में एनर्जी पूछ जाए तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, लेकिन मान लो एनर्जी पूछ ली जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें पूछ ली जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में पूछ ली जाए, किसमें पूछ ली जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर जूल में पूछी जाएगी तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, लेकिन अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ ली जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला ही लगा देना। अगर आपसे एनर्जी किसमें पूछ ली जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फोटोन की एनर्जी किसमें पूछ ली जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा देना 12400 अपॉन लैम्बडा, किसमें होना चाहिए लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में, ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मूला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी जूल में पूछी जाएगी तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाएगी तो आप इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे सर, जैसे मान लो आपको एग्जाम में दिया गया कि एक फोटोन है जिसकी लैम्बडा कितनी है भाई, लैम्बडा मान लो उसकी अपने पास है 4200 एंगस्ट्रॉम, कितनी है अपने पास 4200 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा इस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, क्या कह रहा है आपके पास एक फोटोन है जिसकी लैम्बडा कितनी है 4200 एंगस्ट्रॉम है, तो इस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। तो क्या आप इस फॉर्मूले लगाओगे क्या, नहीं, हम किसको लगाएंगे सीधा इसको, क्या लगाओगे E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 12400 बटा लैम्बडा किसमें होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में, सीधा किसका भाग दे दोगे 42 को, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, काट लो आप, 2 दूनी के 4 2 एकम 2, यहां आ जाएगा 2 6 12 2 दूनी के 4, काट लोगे ना आप, निकाल लोगे ना भाई, भाग दे देना, आपके पास एनर्जी किसमें आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आ जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात क्लियर है आपको। अगर एग्जाम में आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला काम ले लोगे, कौन सा वाला फॉर्मूला काम ले लोगे 12400 बटा लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में। लेकिन अगर आपको एनर्जी जूल में दी जाए तो आपके सामने जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है उसका आप यूज कर लोगे। कहानी क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है। ये कैसे किस में निकालोगे जूल में, ये किस में होगा अपने पास इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में। किसमें होगा ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ना इस फॉर्मूले को लगाओगे जब आपसे एनर्जी किसमें पूछी जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उस फॉर्मूले कब लगाओगे? जब आपसे एनर्जी किसमें पूछी जाएगी? जूल में। किसमें पूछी जाएगी? जूल में। अब सुनो बात ध्यान से, ये बातें तो हमारे पास हो गई। कौन कौन सी बातें कर ली हमने? हमारे पास 3-4 फॉर्मूले आ चुके। हमारे पास 3-4 फॉर्मूले आ चुके। कौन कौन से फॉर्मूले आ गए? हमारे पास आ गए E बराबर हो गया हमारे पास एच न्यू, बराबर हो गया एच सी बाई लैम्बडा, इक्वल टू कितना हो गया जी? 20 × 10⁻26 अपॉन लैम्बडा। किसमें हो गया? जूल में। इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? इसके अलावा अगर हमारे पास ये वाला एक ऊपर लिखा हुआ है सामने, ये फॉर्मूले आप लेके, अब देखो आपको क्या कहा था प्लांक ने कि ई समानुपाती होता है न्यू के। बोला था कि नहीं बोला था? यानी एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। आपने देखा E बराबर क्या था आपके पास? एच सी बाई लैम्बडा। ये दोनों तो कांस्टेंट थे, तो E की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? लैम्बडा पर। बताओ लैम्बडा की व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? यानी अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्बडा क्या हो जाएगी? कम। बताओ होगी कि नहीं होगी? अरे एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्बडा क्या हो जाएगी? कम। यानी मैं कहूंगा अगर एनर्जी बढ़ने में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लैम्बडा क्या हो जाती है? कम होती नहीं होती। यानी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे लैम्बडा क्या हो जाएगी? कम। और आप जानते हो, आप क्या जानते हो? 1 अपॉन लैम्बडा। आपको बताया था न्यू बार क्या होती है? 1 अपॉन लैम्बडा। अरे होती नहीं होती। न्यू बार क्या होती है? न्यू बार क्या बोलता हमने? तरंग संख्या। तरंग संख्या किसके बराबर होती है? 1 अपॉन लैम्बडा। तो बताओ ये वेव के समानुपाती आएगी नहीं आएगी? अरे 1 अपॉन लैम्बडा बराबर क्या होता है? न्यू बाई तो होता है। बताओ फॉर्मूला बन के आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब क्या होगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लैम्बडा कम होगी और वेव नंबर क्या होगा उसका? ज्यादा। अरे बातें क्लियर है कि नहीं? सुनो वापिस बात ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट वापिस सुनो ध्यान से। प्लांक ने क्या कहा था कि एनर्जी किसके समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी की। बोला था उसने। हमने क्या कहा कि जब इसको आप हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक कांस्टेंट से बोला था आपने एच न्यू। आप जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा होता है। रख दो यहां पर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्बडा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, इन दोनों की वैल्यू बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? क्या चेंज होगी? क्या चेंज नहीं होगी। यानी ई किस पर डिपेंड करेगा? लैम्बडा पर। यानी यहां पर क्या है? 1 अपॉन लैम्बडा है कि नहीं है? और आप जानते हो 1 अपॉन लैम्बडा क्या बोलते हैं हम? न्यू बार। क्या बोलते हैं? 1 अपॉन लैम्बडा किसके बराबर होता है? न्यू बार के। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम तरंग संख्या। क्या बोलते हैं इसे? तरंग संख्या। अब सुनो, यानी एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लैम्बडा क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती, और वेव नंबर क्या हो जाएगा? समानुपाती। बताओ बात सही है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि 1 अपॉन लैम्बडा किसके बराबर होता है? न्यू बार की। बातें क्लियर है कि नहीं? यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, उसकी लैम्बडा कम होगी और वेव नंबर क्या होगा उसका? ज्यादा। यानी क्या होगा? सुनो बात क्या कह रहा हूं मैं। जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम। क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लैम्बडा क्या हो जाएगी? उल्टी। तो मैं कहूंगा वेवलेंथ। लैम्बडा क्या होती है? वेवलेंथ क्या हो जाएगी अपने पास? मिनिमम। वेवलेंथ कम होगी। और न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर। कितना हो जाएगा? ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। कहानी क्लियर है? ये 4 बातें यहां से निकल के आएंगी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्बडा घटेगी, और लैम्बडा घटेगी तो वेव नंबर बढ़ेगा। बातें क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको कि प्लांक ने क्या कहा? वापस बात समझो ध्यान से आप। ये थोड़ा औसम कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीखने की कोशिश करना। प्लांक ने क्या कहा? जब भी एनर्जी आएगी वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आएगी। उन बंडलों को क्या कहोगे आप? उन बंडलों कहते हैं फोटोन, या उन्हें बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं उन्हें? क्वांटा। जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। अगर 10 जूल एनर्जी आ रही है तो 10 जूल मिलेगी, अगर 20 जूल एनर्जी आ रही है तो 20 जूल मिलेगी। यानी जितनी एनर्जी आ रही है उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। बातें क्लियर है? उसने कहा जो एनर्जी आ रही है वो किसकी समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी के। किसकी समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी के। जैसे आप इसको हटाओगे तो आपको स्थिरांक लगाना होगा, उसे बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ठीक है। हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लैम्बडा। हमने सी बाई लैम्बडा रख दिया। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। इस दोनों की वैल्यू रख दी हमने। लैम्बडा आपको एग्जाम में दी जाएगी। इन दोनों की वैल्यू आपको कितनी मिली थी? 20 × 10⁻26 जूल × मीटर। रख दोगे। एनर्जी आपके पास किस में आएगी? जूल में। लेकिन आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाए तो फॉर्मूला कौन सा यूज लोगे? 12400 बटा लैम्बडा एंगस्ट्रॉम। एनर्जी किस में आ जाएगी आपके पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो आप, एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्बडा कम होगी, और लैम्बडा कम होगी तो बताओ वेव नंबर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे बताया था तुमको मैं, 1 अपॉन लैम्बडा बराबर क्या होता है? वेव नंबर वी बार। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ही नहीं घटेगा, और ये घटेगा तो बताओ ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सीधी बात है। कहानी क्लियर है यहां तक कि प्लांक ने क्या कहा? प्लांक ने क्या कहा था? एनर्जी किसके समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसके समानुपाती होती है भाई? फ्रीक्वेंसी की। एनर्जी किसके समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी। अब सुनो एक बात ध्यान से, अगर आप इस फॉर्मूले को देखना चाहते हो
तो एक बात यहां से वो निकल सकती है, कौन सी बात? अगर मान लो आपको 2 फोटोनों की एनर्जी है, देख रहे हैं यहां से बात, काफी सारी बातें यहां से निकाल सकते हैं अपन। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? E बराबर था हमारे पास एच न्यू, हमारे पास E बराबर क्या था? एच सी अपॉन लैम्बडा, था कि नहीं था? था कि नहीं था? अब देखो आप ध्यान से, हम जानते हैं 1 अपॉन लैम्बडा बराबर क्या होता है? न्यू बार, होता ही नहीं होता। मान लो आपसे कहा जाए E1 अपॉन E2, क्या कहा जाए आपसे? एक फोटोन की एनर्जी E1 है और एक फोटोन की एनर्जी E2 है, तो बताओ इसका अनुपात किसके बराबर होगा? तो देखो, जिस फोटोन की एनर्जी E1 है उसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू1 होगी कि नहीं होगी? अरे ये E1 है तो एच न्यू1 हो जाएगा, और E2 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एच न्यू2 होगा कि नहीं होगा? तो E1 बटा E2 कितना आएगा हमारे पास? एच न्यू1 अपॉन एच न्यू2, एच से एच क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ E1 अपॉन E2 बराबर क्या होगा? न्यू1 अपॉन न्यू2 आएगा ही नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अगर इसकी एनर्जी E1 है तो ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू चेंज थोड़ी होगी, एच न्यू1 हो जाएगा। E2 बराबर क्या होगा? एच न्यू2, तो E1 बटा E2 क्या हो जाएगा? एच से एच कैंसिल हो जाएगा। बताओ न्यू1 अपॉन न्यू2 आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब सुनो, ये हमारे पास पहला हो गया। दूसरा हमने क्या लिखा? दूसरा हमने क्या लिखा? E बराबर क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्बडा। इसकी वैल्यू तो क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। अब मुझे E1 चाहिए, तो क्या ये चेंज होगा क्या? ये तो एच सी रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? लैम्बडा 1। मुझे E2 चाहिए, तो ये तो एच सी रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? लैम्बडा 2। तो बताओ E1 बटा E2 क्या आएगा? E1 बटा E2 क्या आएगा? देखिए ऊपर क्या रह जाएगा? एच सी अपॉन लैम्बडा 1, ये बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी, लैम्बडा 2 अपॉन एच सी, एच सी से एच सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताओ किसके बराबर हो जाएगा? लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे हम जानते हैं E1 बराबर, E बराबर क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्बडा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर ये E1 है तो ये लैम्बडा 1 होगी, ये E2 है तो लैम्बडा 2 होगी, तो E1 बराबर लिख दिया एच सी अपॉन लैम्बडा 1, E2 बराबर क्या लिख दिया? एच सी अपॉन लैम्बडा 2। तो E1 बटा E2 क्या होगा? एच सी से एच सी तो कट जाएगा ना, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। जानते हो इतनी गणित तो आप, लैम्बडा 2 बटा लैम्बडा 1। बताओ फॉर्मूला आएगा नहीं है? अब तुम लो, अब एक बात और सुनो, आप जानते हो, क्या जानते हो आप जानते हो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा बराबर क्या होता है? न्यू बार। 1 अपॉन लैम्बडा बराबर क्या होता है? न्यू बार। 1 अपॉन लैम्बडा बराबर क्या होता है? न्यू बार। यानी ये क्या होगा अपने पास? ये अपने पास क्या होगा? लैम्बडा 2 बराबर क्या होगा? अरे भाई 1 अपॉन लैम्बडा बराबर न्यू बार, तो न्यू 1 बार कितना होगा? 1 अपॉन लैम्बडा 1। सुनो बात ध्यान से भाई, अपने पास न्यू बार बराबर क्या होता है? 1 अपॉन लैम्बडा, तो न्यू 1 बार बराबर क्या होगा? 1 अपॉन लैम्बडा 1। न्यू 2 बार क्या होगा अपने पास? 1 अपॉन लैम्बडा 2। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 1 अपॉन लैम्बडा 1, 1 अपॉन लैम्बडा 2। अब देखो आप, अगर आपको यहां से देखो, अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं न्यू 1 बार अपॉन न्यू 2 बार, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन ये 1 अपॉन लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 आएगा नहीं आएगी? अरे लैम्बडा 2 पर चली जाएगी ना, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। यानी मैं कह दूंगा यहां पे क्या आ जाएगा? न्यू 1 बार अपॉन न्यू 2 बार। बताओ फॉर्मूला निकल के आएगा नहीं आएगा? ये कब काम आएगा? जब आपको 2 फोटोनों की एनर्जी दी जाएगी, तो वहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? ये वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? E1 बटा E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू 1 अपॉन न्यू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू 1 बार अपॉन न्यू 2 बार। बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है कि इंसिडेंट फोटोन और एमिटेड फोटोन में प्लांक क्वांटम सिद्धांत हमको क्या कहता है? कहानी के लिए अभी तो इसके ग्राफ बताऊंगा आपको, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। बातें क्लियर है? कि आज के लिए इतना ही, अगले वाले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा लाइटों के बारे में, ये E1 कैसे आया, E2 कैसे आया, और ये फॉर्मूले किस प्रकार यूज होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।